हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ओके। तो लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, याद तो है ना, इट्स ब्रेन ट्रेन फॉर टेक्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, राइट। लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी सेशंस चला हुआ है हमारा टेंसेस के रिगार्डिंग, ठीक है। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा डिस्कस कर लिया है, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। किसी ने समहाउ वो लेक्चर्स को मिस किया है तो पिछले लेक्चर जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। अग्रीड, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक चल रहा है आजकल, लेकिन आपको थोड़ा सा बोर्डम फेस करेंगे तो एडवांस लेवल की चीज़ें सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, श्योरिटी दे रही हूँ। अगर आप थोड़ी सी बोर्डम एक्सेप्ट कर लोगे ना आज के टाइम पे, तो जब हम लोग एडवांस चलेंगे तो आपको भी मज़ा करने में आएगा, चीज़ें समझ में भी आएंगी और सब कुछ ईजी हो जाएगा। आज जो हम टॉपिक करेंगे ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस को। कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो कभी बाय द वे आपके सामने कॉन्टिन्यूअस ना लिखा हुआ आए और लिखा हुआ आ जाए प्रोग्रेसिव टेंस, तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि दोनों एक ही है। कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम प्रोग्रेसिव होता है। अब मैंने खाली कॉन्टिन्यूअस लिखा है बिकॉज कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की देखो आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन में यानी कि हिंदी वाले वाक्यों में ना आपको एंड में कुछ रहा, रहे, रही, कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं। हम एक रूल बनाएंगे और उस एक रूल के बेस पे आप अगले दोनों यानी कि पास्ट और फ्यूचर के रूल को समझ जाओगे। क्यों? बिकॉज हमने तीनों की जगह सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ लेकर आना है, एक अपने हेल्पिंग वर्ब के अंदर। देखो किस तरह से होने क्या वाला है। जब आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो लिखा होगा रहा है, रहे है, रही है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा रहेगा रहा था, रहे थे, रही थी। इसी तरह से फ्यूचर में लिखा होगा रहा होगा, रही होंगे या रहे होंगे। तो डिफरेंस जो हमारे पास आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरीज का आने वाला है। लेट मी राइट फॉर यू कैसे कैसे डिफरेंसेस आएंगे। देखो ध्यान से देखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम करना है, हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो आपको जो ऑक्सिलरीज ऐड करने हैं आप ऐड करोगे इज, एम, आर। इसी तरह से मेन वर्ब कौन सी आती है डिस्कस करते हैं। पहले पास्ट पे आ जाओ। जब आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो आप ऑक्सिलरीज यूज करोगे वॉज और वर। और जब आपके पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा तो आप ऑक्सिलरी यूज करोगे विल बी और शेल बी, ठीक है। अब मैंने आपको कल ही बता दिया था, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि फ्यूचर जो कि हम लोग को बनाना होता है, जो कैटेगरी ऑफ टेंस में हम लोग वैसा नहीं रखते नॉर्मली, उसके अंदर जितनी बार भी आपको ऑक्सिलरी यूज़ करनी है, चाहे वो फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो या लास्ट वाला, हर बार आपको विल और शेल ही एज एन ऑक्सिलरी इस्तेमाल करने होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने विल और शेल किया था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप विल बी और शेल बी कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट में आप विल हैव और शेल हैव का इस्तेमाल करोगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ऑक्सिलरीज आती हैं 3 इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आती हैं 2 वाज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आती हैं 2 अगेन विल बी और शेल बी। इज एम आर कहाँ यूज होता है, कौन से सब्जेक्ट लगने, अब तो आपको ध्यान होगा हम लोगों ने टेंस के इंट्रोडक्शन में सीखा था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाली बात। हमने सीखा था अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर केस का होगा तो ऑक्सिलरी इंक्लूडिंग मेन वर्ब भी सिंगुलर होंगे, और अगर हमारे पास हमारा सब्जेक्ट प्लूरल का होगा तो हमारे वर्ब भी प्लूरल के ही होंगे। छोटी सी हिंट, जब भी सिंगुलर ऑक्सिलरी होता है, सिंगुलर ऑक्सिलरी के एंड में एस लगा होगा तो आपके सिंगुलर ऑक्सिलरी हो जाते हैं। ध्यान आपको हो गई, आपने डज देखा था एस लगा हुआ था, आपने इज देख रहे हैं एस लगा हुआ है, आप हैज़ देखोगे एस लगा हुआ होगा। तो इज, हैज़ और आपका डज आप कर चुके हैं पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, उनके अंदर आने वाले सबके सब ये तीनों कौन है, सिंगुलर है। पहचान फिर से कर लेते हैं एक बार। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य जब आपके सामने आ रहा होगा तो आपको लिखा हुआ आएगा रहे हैं या फिर रहा है या फिर रही है
इवन दो रहा हूँ भी हो सकता है, बिकॉज हमारे पास एम है, ठीक है। माने अल्टीमेटली क्या, प्रेजेंट का है, वर्तमान का है, आपको इंडिकेट करने वाला है किस चीज़ के बारे में, आपके वर्तमान के बारे में। पास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिखा हुआ होगा रहा था, रही थी, या फिर रहे थे, ठीक है। बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, यहाँ पे लिखा होगा आपके पास रहा होगा, या फिर लिखा होगा रही होगी, या फिर लिखा होगा रहे होगे। तो इस तरह से हिंदी वाले वाक्य में आप पहचान जाओगे बड़े आराम से कि आपको इज एम आर लगाना है, या थे, था, थी के लिए वाज वर लगाना है, या होगा, होगी, होंगे के लिए विल बी या शैल बी लगाना है। अब थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, सिंपल बात समझ लीजिए, है की अंग्रेजी हो जाएगी इज़, हूँ की अंग्रेजी हो जाएगी एम, और हैं, राइट, ये बिंदी वाला है जिसपे वो एक ज़्यादा फोकस देते हैं, उसकी हिंदी हो जाएगी आर। डिफरेंस क्या हुआ, सिंगुलर में लगाना है इज, प्लूरल में लगाना है आर, और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई में लगाना है एम। इसी तरह से वॉज की हिंदी होती है था, और वर की हिंदी होती है थे। एक्चुअल हिंदी होती है नहीं, ऑफ कोर्स आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, कब आपको था के लिए वॉज, कब आपको थे के लिए वर इस्तेमाल करना है। इस तरह कोई सीन यहाँ पे कि होगा की हिंदी ये है और होगी की हिंदी ये, ऐसा नहीं है। विल बी और शेल बी दोनों के लिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तीनों ही हिंदी आ जाती है। अच्छा, सब्जेक्ट तो याद ही होंगे ना, कौन सिंगुलर होते हैं कौन प्लूरल, वैसे भी हिंदी लिखी हुई है, तो भी कर लेते हैं कि आपको लगाना है इज लगाना है आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। कौन कौन होते हैं हालांकि आपको याद है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लिख दूं कि आपको ही, शी, इट, या किसी का नाम, ऑफकोर्स ये नाम किसी पर्सन का, किसी स्थान का, जिसका भी होगा वो एक वचन यानी कि सिंगुलर फॉर्म पे होना चाहिए। एम आपका लगता है फर्स्ट पर्सन के आई के साथ, इसके अलावा एम का इस्तेमाल और कहीं नहीं होगा। उसके बाद आर आपको लगाना है प्लूरल सब्जेक्ट में, यानी कि आपको लगाना है फर्स्ट पर्सन के प्लूरल वी के साथ, सेकंड पर्सन के प्लूरल दे यू के साथ, और थर्ड पर्सन के प्लूरल दे के साथ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी प्लूरल नाउन है तो वहाँ पर भी आपको ऑफकोर्स प्रेजेंट के केस में आर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आ जाओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे, वॉज और वर कहाँ लगता है, वही वेरी सिंपल, वॉज का इस्तेमाल करते हैं आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, बोर्ड पे लिखे हुए हैं, थोड़ा क्विज देखो। उसके अलावा इसमें यूज़ करना है आपने इसको फर्स्ट पर्सन के आई के साथ भी आपको वॉज का इस्तेमाल करना होता है। वर का इस्तेमाल आप करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल कौन है, ये ऑफकोर्स आप जानते भी हैं, नहीं जानते हैं तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, और भी कोई भी प्लूरल नाउन को हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ आ जाओ थर्ड पे, विल भी कहाँ लगाना है, शेल भी कहाँ लगाना है। इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि सिंगुलर होगा तो विल लगाएंगे, प्लूरल होगा तो शेल लगाएंगे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर कि शेल का इस्तेमाल हम लोग फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ करते हैं। समहाउ आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सभी में यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ, इन तीनों पर्सन के साथ अगर आप विल का इस्तेमाल भी कर दोगे तो गलत नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपके पास कि कहाँ कहाँ आपको कौन कौन से वर्ब्स ऑक्सिलरीज का यूज़ करना है। अब आती है मेन ऑक्सिलरी, यानी कि मेन वर्ब, नॉट ऑक्सिलरी बट वर्ब। अब कौन सी वर्ब आपको लगानी है, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमारे पास एक सिंगल ही होती है वर्ब, हमारे पास हमें क्या लगानी होती है, हमने पढ़ा था शुरू में कि हम यहाँ पे लगाते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, आपको अपने V1 के अंदर लगाना होता है ING, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाते हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि V1 ING को। रूल वही है, बार बार घूम फिर के जब पॉजिटिव होगा तो सब्जेक्ट वर्ब मैं लिख दूँ आपके लिए, पहले मैं बोर्ड रब कर दूँ एंड देन मैं आपको एक रूल बताऊंगी, आपको उससे ऑफकोर्स तीनों के ही रूल क्लैरिफाई हो जाएंगे, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ होगा, आपके ऑक्सिलरीज के अंदर, इज एम आर, वॉज वर, विल बी और शेल बी।
राइट। अब मैं किसी एक कॉन्टिन्यूस का नहीं लिख रही हूँ, मैं तीनों के लिए बता रही हूँ कि क्या करना होता है। देखिए, सबसे पहले आपको पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जो रूल फॉलो करना होगा वो आप फॉलो करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। HV का मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि प्रेजेंट में लगाएंगे आप इज एम आर, पास्ट में लगाएंगे आप वॉज वर, फ्यूचर में लगाएंगे आप विल बी, शेल बी में से कोई ऑफ कोर्स एक। उसके बाद आपको लगानी है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये फोर्थ फॉर्म कौन सी है, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आपकी V1 ING को हम लोग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट आपकी पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद लगाना होता है आपको सेंटेंस में आने वाला कोई भी एडिशनल वर्ड। अच्छा, टेंस का ये वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इसका एक और भी रीज़न है जो मुझे आज ध्यान आया बताना आपको, कि इनको पढ़ने का सेकंड रीज़न ये है कि अगर आपको ये रूल अच्छे से आ गए ना, तो जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे यानी कि वॉइस का, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, एज वेल एज आपका नरेशन का टॉपिक भी, ठीक है। होगा क्या, इनके रूल्स के बिहाफ पे आप बहुत ही आसानी से अपने आगे आने वाले 2 लेक्चर्स यानी कि वॉइस और नरेशन मेरे हिसाब से बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से बोल दूं, स्ट्रक्चर बन रहा है तीनों के लिए, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लिए। जब पॉजिटिव सेंटेंसेस का रूल होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब अपने अपने सेंटेंस के हिसाब से यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हिसाब से चेंज करेंगे। प्रेजेंट होगा तो आप इज एम आर में से कोई एक लगाओगे, पास्ट होगा तो आप वॉज वर्ब में से कोई एक लगाओगे, और फ्यूचर होगा तो आप विल बी, शेल बी में से कोई एक लगाओगे, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर, और नेगेटिव सेंटेंस में आपको लगाना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वही फिर से हेल्पिंग वर्ब जो मैंने बोले थे कुछ देर पहले। अब ध्यान रखना, नंबर 3 पे आपको लगाना है नॉट, ठीक है, और उसके बाद लगानी है आपको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। अब कई बार बच्चा उलझ जाता है कि विल बी के साथ अब मैं नॉट कहाँ लगाऊं। मैंने आपको बता दिया कि नॉट का इस्तेमाल हमेशा नंबर 3 पे होगा, यानी कि आप लिखेंगे सब्जेक्ट, विल, नॉट, और फिर आएगा आपका बी। तो ध्यान रखना, विल बी नॉट नहीं होता, विल नॉट बी होता है, या फिर शेल नॉट बी होता है, बिकॉज नॉट आपने कहाँ लगाना है, नंबर 3 के ऊपर। ऑलवेज इन एनी काइंड ऑफ सेंटेंस जब भी आप बना रहे हैं, नेगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ध्यान रखना है नॉट आ गया तो वो कहाँ आएगा, नंबर 3 पे आएगा। आगे आ जाओ। इसके बाद आपको मिलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका कि रूल हो जाएगा, अब की बार आपके हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएंगे। प्रेजेंट में ऑफ कोर्स इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल और शेल बी अब की बार नंबर 3 पे आएगा। बताती हूँ किस तरह से, पर सिंपल कर लो, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही अगर इंट्रोगेटिव आपके फ्यूचर में होता तो फ्यूचर इंट्रोगेटिव में आप कैसे बनाते हैं रूल, आपका रूल कुछ ऐसे बनता, आप बोलते हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शेल, कौन आएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब की जगह विल और शेल, फिर आप बोलते सब्जेक्ट, और फिर लगाते हैं आप अपना बी, और उसके बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाकर उसके बाद आपको ऑफ कोर्स सब्जेक्ट लगाना होता अगर है तो ध्यान रखना है कि कई बार उलझता है बच्चा कि हमने बोल दिया कि जी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगा, फिर फोर लगा दो, लेकिन अब हम बी कहाँ लगाएं। तो बी आपने उठा के नहीं करना है कि आपने बोलना है विल बी, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। क्या करना है, पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी कहाँ पे, फ्यूचर इंटरोगेटिव में। पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शेल में से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नंबर 3 पे बी आएगा, बिकॉज नॉट नहीं है यहाँ पे। अगर नॉट होगा माने जो आगे हम पढ़ेंगे तो आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, और नंबर 4 पे बी। ध्यान रहेगा। चलिए आगे आ जाइए। अब डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको नंबर 3 पे नॉट लगाना है, उसके बाद ऑफ कोर्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। तो ये तो हो गए आपके चारों के रूल। मैं फिर बोल दूं, जब फ्यूचर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो आप बोलेंगे विल, शेल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वी फॉर एंड ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर आप कॉन्ट्रैक्शन बना रहे हैं तो ऑफकोर्स आपका नोट उठ के फिर से कहाँ जाएगा, नंबर 1 पे। अच्छा,
अब कर लेते हैं इसकी कॉन्ट्रैक्शंस। उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे रूल्स। अभी एग्जाम्पल बनाएंगे तो आपको मैं और क्लेरिफाई कर दूंगी एग्जाम्पल के थ्रू, तो टेंसेस वाला एक पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। पहले देखो कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनती है। हालांकि बहुत से बच्चों को तो ऑफकोर्स ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, उनको आती हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब हम जब हेल्पिंग वर्ब्स को छोटा रूप बना के देते हैं। शुरू से बता देती हूँ, डू और नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होती है डोंट। लिखने का तरीका देखो, जब भी डोंट आपको लिखना है तो आप ये जो कॉमा मैंने लगाया है इसको लगाना मत भूलें, बिकॉज इससे ही आपके इस ओ का इंडिकेशन मिलता है। ठीक है, डज और नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं डजंट। कोशिश करनी है आपने ऑफकोर्स इन फ्यूचर कि आप फुल वर्ड ना बोल के कॉन्ट्रैक्शन का ही इस्तेमाल करें। डज नॉट की जगह आप डजंट का इस्तेमाल करें। इसी तरह से इज़ और नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को आप बोलेंगे इजंट। ठीक है, इसी तरह से आर प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को आप बोलेंगे आरंट। एम प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को आप बोलेंगे एंट। ठीक है, क्या पढ़ना है इसको? एंट। आंट नहीं पढ़ देना, बिकॉज आंट ए एन टी आंट और ए यू एन टी आंट में डिफरेंस हो जाएगा। ये आपका एंट है, वो मात्रा वाला ए और फिर ऊपर से मात्रा एंट। ठीक है, अगला भी कर लेते हैं। हैज़ प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को आप बोलते हैं हैजंट। हैव प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को आप बोलते हैं हैवंट। ये भी करना है, हमने किया नहीं अभी तक। डिड प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को आप बोलते हैं डिंट। डिडंट भी बहुत से लोग ऑफकोर्स प्रोनाउंस करते होंगे, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है डिंट। ठीक है, डिंट। डिडंट्स ना बोलकर आप इसको डिंट करके प्रोनाउंस कीजिए। इसी तरह से अब कौन बचा? हैड प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं हैडंट। विल प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं वोंट। ठीक है, शेल प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रैक्शन, मैक्सिमम कर चुके हैं, कुछ करनी है, कुछ रहा तो नहीं, रह गया भाई वॉज वर रह गया। चलिए उसको भी कर लेते हैं। वॉज प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं वॉजंट, और वर प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं वरंट। अब तो कुछ नहीं रहा, सारे के सारे आ गए। चलिए, तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रैक्शन, मैक्सिमम कर ली है, कुछ अभी करनी है, जैसे कि हैज़ है और हैड वाला पार्ट अभी करना बाकी है। कॉन्ट्रैक्शन वाले पार्ट को हमने तक समझ लिया। कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, रूल हमने बना लिए। सिर्फ ऑक्सिलरी को चेंज करना है। प्रेजेंट में इज एम आर लगानी है, पास्ट में वाज वर लगानी है, फ्यूचर में विल बी और शेल बी लगाना है। जब भी सेंटेंस में नहीं इस्तेमाल होगा तो नंबर 3 पर रखना है, यानी कि विल नॉट बी, शेल नॉट बी का इस्तेमाल करना है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या बनाया जाए आपके लिए? चलो बनाते हैं एग्जाम्पल आपके लिए। मैं भारत, ये क्या आगे बीच में, ऑस्ट्रेलिया का लाइव मैच देख रहा हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस हमने आपके लिए इस्तेमाल किया। ऑफकोर्स हमेशा की तरह एक बहुत ही चाइल्डिश सा, बहुत ही स्मॉल सा सेंटेंस इस्तेमाल किया। सारे बच्चों ने कन्वर्ट कर भी लिया होगा आप तक को, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो आप कर लेंगे मेरे साथ। तो सेंटेंस बोलता है मैं भारत ऑस्ट्रेलिया का लाइव मैच देख रहा हूँ। हम लोगों ने सीखा था सेंटेंस हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करने का तरीका, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाले सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट को आगे लाते हैं, उसके बाद पीछे से शुरू करते हुए रिवर्स ऑर्डर में आगे आते हुए अपने हिंदी वाले वाक्य को कन्वर्ट करते हैं। तो हमने करना क्या है? मैं मतलब कौन हुआ इंग्लिश में? आई। ठीक है,
अब उसके बाद देखो कि ये सेंटेंस रहा है, मतलब सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का है। ऑफ कोर्स हमको ये लास्ट वाला वर्ड इंडिकेट करेगा। लास्ट में आपको लिख के देखना है कि आपका सेंटेंस में आपने इज एम आर लगाना है, वॉज वर लगाना है, या विल बी या शैल बी लगाना है। हमारे पास लिखा हुआ है हूँ हमारा होता है प्रेजेंट में, तो हूँ की अंग्रेजी शुरू कहाँ से करना है हमने, आई आ गया, अब शुरू करना है हमने हूँ की अंग्रेजी से होते हुए और रिवर्स आना है, ठीक है। हूँ की अंग्रेजी क्या होगी, इज एम आर में से ऑफ कोर्स कोई एक होगी। आई के साथ क्या लगता है, एम, तो हम क्या लगाएंगे, आई एम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखने का काम, देखना, क्योंकि हमने V1 में लगाना है ING और रहा की अंग्रेजी होती है ING, तो V1 कौन है हमारा, देखना। देखना मतलब जब भी हम कोई चीज़ टीवी पर या स्क्रीन जो चल रही होती है पर देखते हैं, तो वहाँ पे देखने की अंग्रेजी वॉच होती है, ठीक है। देखने की अंग्रेजी सी भी है, वॉच भी है और स्टेयर भी है, लेकिन तीनों में लुक भी आई थिंक, ठीक है, थिंक नहीं आई मीन लुक भी है। तीनों ही अंग्रेजी देखने के लिए है, सी, वॉच, लुक, यहाँ तक कि स्टेयर भी, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। लेकिन कैसे मैं बाद में बताऊंगी आपको। फिलहाल जब आप कोई चीज़ किसी स्क्रीन जो कि चल रही है आपके सामने मूव हो रही है पर देख रहे होते हैं, वहाँ पे आपको देखने के लिए वॉच का इस्तेमाल करना है, सी या लुक का नहीं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे आई एम वॉच, लेकिन वॉच में क्या लगाना है, अब रहा की अंग्रेजी क्या है वो, ऑफकोर्स ING, कोई गैप नहीं देना, सीधा आई एम वॉचिंग। क्या देख रहा हूँ मैं, लाइव मैच। देखो पहले किसकी अंग्रेजी आई, मैं की, फिर हूँ की आ गई, फिर देख रहा, वॉचिंग। क्या देख रहा हूँ, लाइव मैच, तो ये पूरा हो गया लाइव मैच। किसका लाइव मैच देख रहा हूँ, अब का के अंग्रेजी तो नहीं आएगी बिकॉज हम पढ़ चुके हैं पहले भी, का के की अधिकार दिखाता है, तो आप बोलेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया का, तो आप बोलेंगे आई एम वॉचिंग लाइव मैच ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलिया या इंडिया ऑस्ट्रेलिया, आपकी चॉइस, आप जो मर्जी लिखो वहाँ पे, तो ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सेंटेंस, आई एम वॉचिंग लाइव मैच ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ऑस्ट्रेलिया। सपोज यहाँ पे होता हूँ की जगह सपोज यहाँ पे लिखा होता था, तो ऑफकोर्स आपने पूरे सेंटेंस में कुछ नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ एम की जगह यहाँ पे, क्योंकि क्या था, आई था, आपने यहाँ पे वॉच कर देना। अगर होता कि मैं देख रहा हूँगा, हालांकि सेंटेंस बना नहीं, लेकिन चलो सपोज होता, तो आप बोलेंगे आई विल बी, हूँगा के लिए हो जाएगा क्या, आई विल बी। देखो मैंने भी विल का इस्तेमाल कर दिया, बिकॉज शेल का इस्तेमाल करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलते आई विल बी वॉचिंग लाइव मैच ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया, योर चॉइस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, ऑफकोर्स टोटली योर चॉइस। तो खाली और खाली आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ऑक्सिलरीज पे काम करना है, बाकी का सेंटेंस बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। एक वाक्य बनाते हैं नेगेटिव के साथ, थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी आपको। सेंटेंस क्या बनाया जाए आपके लिए, तो बनाते हैं वह कल बाजार में शॉपिंग नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था बिकॉज हमने कल वर्ड का भी इस्तेमाल किया, तो ऑफकोर्स पिछला कल ही है, तो ये ऑफकोर्स वहाँ पे है तो होना से पॉसिबल नहीं है। सेंटेंस बोलता है वह कल बाजार में शॉपिंग नहीं कर रहा था, और भला कहाँ से करेगा, लॉकडाउन लगा हुआ है, मार्केट तो सारी बंद पड़ी हुई है, ठीक है। तो वह कल बाजार में शॉपिंग नहीं कर रहा था मतलब पास्ट, भूतकाल। था की अंग्रेजी होती है वॉज, कौन लगा हुआ है, वह, थर्ड पर्सन, वैसे ये सिंगुलर है, था के लिए आएगा तो क्या, ऑफकोर्स वॉज। हम क्या लगाएंगे, ही। था की अंग्रेजी आ जाएगी अब की बार, क्या, वॉज। अब चूंकि सेंटेंस के अंदर नहीं भी है, तो नंबर 3 पे कौन आ जाएगा, नॉट, तो ही वॉज नॉट। आप वॉज नॉट लिखो, चाहे आप शॉर्टकट में वॉजंट लिखो, ये तो आपकी चॉइस है। ही वॉजंट, क्या नहीं कर रहा था, शॉपिंग। ही वॉजंट शॉप या फिर शॉपिंग, कहाँ पे, में, इन, कहाँ पे, बाजार, मार्केट। ध्यान होगा हम आर्टिकल कर चुके हैं, मार्केट के साथ आर्टिकल द नहीं लगता अगर उसके साथ उसका प्राइमरी पर्पस सॉल्व किया जाए। शॉपिंग उसने नहीं की, मानी जो प्राइमरी पर्पस होता है वो सॉल्व नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप बोलेंगे इन द मार्केट। कब, पिछले कल, यानी कि
यस्टरडे। तो आप बोलेंगे ही वॉजंट शॉपिंग इन द मार्केट यस्टरडे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सपोज यहाँ पे लिखा होता कर रहा, कल निकाल देते हैं अब आपकी दफ़ा, है ना। वह बाजार में शॉपिंग नहीं कर रहा है। अब अगर आपने कर दिया यहाँ पे आ गया है, तो क्या करोगे, वह है ना, क्या लगाओगे इसके साथ में, ऑफकोर्स इजंट, ही इजंट शॉपिंग इन द मार्केट। अब ये शब्द निकालना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज अब टुडे की बात हो गई, आज की बात हो गई, तो हमको यहाँ से यस्टरडे भी रिमूव करना पड़ेगा। सपोज लिखा होता कर रहा होगा, अगली बात हो रही है फ्यूचर की, शायद कि वो नहीं कर रहा होगा अगले कल मार्केट में शॉपिंग, तो आप बोलेंगे ही वॉन्ट बी। ठीक है, ही वॉन्ट बी शॉपिंग इन द मार्केट। सिंपल। अगर आपको टुमारो लगाना लगाओ, लिखा है लगाओ, नहीं लिखा है मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस को आपको कन्वर्ट करना होता है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव सेंटेंस के अंदर। थोड़ा सा आपने इसको इसलिए फोकस भी करना है बिकॉज अगला चैप्टर यानी कि वॉइस और नरेशन में आपको इन्हीं रूल्स पे बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो कॉन्टिन्यूअस का हमने पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अगला पार्ट डिस्कस करते हैं जो कि है आपका परफेक्ट का। ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी खाली हमको ऑक्सिलरी पे काम करना है, बाकी मेन और हमारी सेम रहने वाली है। किस तरह से डिस्कस कर लेते हैं, पहले लिखकर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो ऑक्सिलरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो दो होती हैं। कौन कौन सी, लेट मी टेल यू, हैज़ और हैव। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन क्या है, और मैं लास्ट में करती हूँ, पहले पूरे एग्जाम्पल लिख दूँ आपके लिए। पास्ट परफेक्ट के अंदर आपके पास एक ही ऑक्सिलरी है जिसका नाम है हैड, और फ्यूचर में हम लोग बार बार एक ही ऑक्सिलरी को दोहरा रहे हैं, उनमें कुछ आगे ऐड करके। तो अब की बार हम लोग फिर से विल और शेल को लेकर आएंगे, लेकिन किसके साथ, विल हैव और दूसरा शेल हैव। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो ऑक्सिलरी हैज़ हैव हो जाएगी, पास्ट होगा तो ऑक्सिलरी हैड हो जाएगी, और फ्यूचर होगा तो ऑक्सिलरी विल हैव और शेल हैव हो जाएगी। अब कैसे पहचानोगे, आपको सेंटेंस के एंड में जो वाक्य मिल रहे होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, चुका है, चुकी है, या फिर चुके हैं। मतलब परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस वो टेंस जहाँ पर काम समाप्त हो गया हो, करके आपने फिनिश कर दिया हो। इसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी रिगार्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, तो वहाँ का रिप्लाई आपने मेरे लिए करना है। ठीक है, आगे देखो, पास्ट परफेक्ट में आपके पास होता है पहचान के लिए चुका था, चुके थे, या फिर चुकी थी। माने यहाँ पर भी कुछ आपको सिर्फ चुका नहीं आएगा, माने लाइक खाया था, पिया था, उठा था, रोया था, इस तरह, रोया था नहीं, रोया था वो गलत हो गया, उसको मत लेना। उस तरह वाले वर्ड जिसमें काम के समाप्त होने की इंडिकेशन आपको मिलती है, उस तरह वाले वर्ड आपके सामने होते हैं, तो आपको समझ जाना है कि ये आपके पास फिनिश्ड है, यानी कि परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इमेजिनेटरी होता है, जैसे वह अब तक एग्ज़ाम की तैयारी कर चुका होगा। अगेन आपको मालूम नहीं कि नहीं की है, आप सोच रहे हैं क्योंकि आपने उसको ख्याल किया है। ये टोटल का टोटल आपका इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। जैसे वह अब तक लंदन पहुंच चुका होगा, पर नहीं यार, फ्लाइट्स बंद हैं आजकल, नहीं पहुंचा होगा, घर में ही होगा अपने, है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुका होगा, या फिर चुकी होगी, या फिर चुके होगे। काइंड ऑफ वर्ड आपको मिलते हैं। मैं फिर से बोल दूँ, हर बार चुका ही वर्ड हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके अलावा दिया, खाया, पिया काइंड ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट, जिसके ऑक्सिलरीज हैं प्रेजेंट में हैज़ हैव 2, पास्ट में एक हैड, और फ्यूचर में फिर से वही 2, विल हैव और शेल हैव। ठीक है जी, अब कहाँ कहाँ लगाना है आपको ऑक्सिलरीज को, पहले वो देख लो। देखो, हैज़ में एस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, यानी इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट आपके सिंगुलर नेचर के होंगे। अब वो आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सबको अच्छी तरह पता है। सिंगुलर में आएगा आपका थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। प्लूरल बच गया, ऑफकोर्स वहाँ पे आपको लगाना है हैव, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपके पास, प्लूरल सब्जेक्ट
यानी कि यहाँ पे आपको लगाना है किस किस को, आई, वी, यू और दे और कोई भी प्लूरल को। हैड अकेला है, लाइक डिड, यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर भी ऑफ कोर्स लगने वाला है और प्लूरल भी लगने वाला है। दोनों ही किस्म के आपको लगाने होते हैं इनके साथ सब्जेक्ट। विल और शेल कहाँ लगता है आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। ये तो हो गई ऑक्सिलरीज की बात। अब बात करते हैं कौन सी मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब आती है आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं हम लोग हमारे परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ऑक्सिलरीज आपके पास लिखे हुए हैं। मेन वर्ब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल लेते हैं एक, और फिर आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल बनाया जाए आपके लिए तो चलो बनाते हैं। जैसे हम कहें बच्चे अपना पाठ याद कर चुके हैं। मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने अपना पाठ याद करके अभी वो फ्री हो गए हैं, अब वो खेलने वाले बिजी हो गए। फिर बच्चे वीडियो देख चुके हैं, जैसे कि मैं आपके लिए बोल दूं कि आपने अपना वीडियो देख लिया, आप अपने एंजॉय कर रहे हैं, आराम से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो जो बच्चे अपना पाठ याद कर चुके हैं, लास्ट में है लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट है। था लगा होता मतलब भूतकाल यानी कि पास हो जाता। कर रहे होंगे यानी कि अभी बैठे हुए पढ़ रहे होंगे भी, तो यानी क्या हो जाता, फ्यूचर हो जाता। तो खाली आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी पे काम करना है। बच्चे, बच्चे जो है ये कैसा है, बच्चा का बहुवचन यानी कि प्लूरल है। तो हम क्या बोलेंगे, इधर आई कैन से चिल्ड्रन और आई कैन से स्टूडेंट्स। ये तो चॉइस आपकी है, आप जो मर्जी वर्ड बनाओ। चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता, बिकॉज ये अपने आप में ही प्लूरल है। बिना एस के इसमें REN लगाकर हमने बनाया इसका प्लूरल। चिल्ड्रन कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल में क्या लगाना है आपने, हैव। चिल्ड्रन हैव। याद कर चुकना, ये है हमारे पास हमारी क्या, मेन वर्ब। याद करना मतलब लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म हो जाती है लर्नड और एल्स लर्न। या आपको चॉइस जो मर्जी लगाओ। चिल्ड्रन हैव लर्नड क्या, अपना पाठ। अपना, अपना मतलब अभी चिल्ड्रन कैसा है, ज़्यादा है ना, प्लूरल है। मैंने गलती कर थी, देखो यहाँ पे मैंने लगा थी ऑन, यहाँ पे क्या आएगा, देयर। देयर और क्या, लेसन, ठीक है। तो देयर, अच्छा देखो सपोज किसी को नहीं पता हो तो देख लो वो भी, कि एक होता है देयर और एक और भी होता है देयर। दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है। THEIR देयर का मतलब होता है अपना, और THERE देयर का मतलब होता है वहाँ। तो इनमें अंतर हो गया, राइट। देयर, हियर देयर बोलते हैं हम लोग यहाँ वहाँ। हियर और देयर ये है, और ये देयर, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। इनको बोलते हैं होमोनिम्स, जिनकी स्पेलिंग तो अलग हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन यानी कि साउंड सेम हो, लेकिन उनका मीनिंग में बहुत डिफरेंस हो। तो देयर, THEIR देयर अपना, और THERE देयर वहाँ। तो इसमें डिफरेंस आपने याद रखना है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने उसके हिसाब से प्रोनाउन भी प्लूरल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। सपोज यहाँ पे लिखा होता चुके थे, राइट, थे। तो अब यहाँ पे आपके पास सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हम क्या लगा देंगे उस थे के लिए, हैड। सपोज यहाँ पे लिखा होता चुके होंगे, तो हम बोलेंगे चिल्ड्रन विल हैव, और आगे लगा देंगे, सॉरी एक्स्ट्रा कर दिया मैंने कुछ ज़्यादा ही, यहाँ पे होगा आपका होगे, ठीक है। थे होते तो हम लगाते हैड, अदरवाइज हम बोलते विल हैव। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया हमारा सारा का सारा परफेक्ट टेंस वाला काम भी। तो टेंसेस में क्योंकि बहुत लंबा काम नहीं करना है, रूल आपको समझ में आ गए होंगे, तो मैं आपको बार बार उसको उलझाने रही हूँ रूल वाले पार्ट में। अब बचता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने इतना ही सीखा। हमने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और आपका पास्ट परफेक्ट। डिफरेंशिएशन ऑक्सिलरीज का होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर, फ्यूचर में विल बी और शेल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, जिसको कि हम लोग V1 ING भी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है, पास्ट परफेक्ट में हैड, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शेल हैव लगाना है। साथ में लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको कि हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं।
ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर हो गया होगा बहुत सारी चीज़ें। इसके बेस पे वॉइस करना आपको बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज अगर आपने अच्छे से टेंस के रूल अंडरस्टैंड कर लिए ना तो वॉइस करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आज इतना ही है लेक्चर हमारा, ख़त्म करते हैं आज के लिए। बाय बाय।